नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 6 की गणित प्रकाश पुस्तक जो कि बिल्कुल नए सिलेबस NCERT की 2025-26 के ऊपर आधारित है, उसके 3 अध्यायों यानी 3 चैप्टरों को हमने अध्ययन कर लिया उनका और उसको YouTube पर अपलोड कर दिया है। आप प्ले लिस्ट में जाइए और उनको देखिए। आज हम इसके चौथे अध्याय को इस वीडियो में हल करेंगे। देखिए, आंकड़ों का प्रबंधन और प्रस्तुतिकरण। तो सबसे पहले तो आंकड़े किसे कहते हैं ये जानना ज़रूरी है, फिर उनका प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है, फिर उनको वापस प्रस्तुतिकरण यानी कि हम वापस उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय में ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम चलते हैं इन सब को जानने के लिए। यदि आप अपने कक्षा सहपाठियों से उनकी पसंद के रंगों के बारे में पूछेंगे कि आपको कौन कौन सा रंग पसंद है, तो आपको रंगों की एक सूची प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगी? एक सूची प्राप्त हो जाएगी। ये सूची आंकड़ों का एक उदाहरण है, ठीक है, कि जैसे आपके 10 दोस्त हैं, 10 को आप रंगों के बारे में पूछेंगे तो अलग अलग रंग बताएंगे। कोई कहेगा मेरी मनपसंद का रंग ग्रीन है, कोई कहेगा रेड है, कोई कहेगा ब्लैक है, कोई कहेगा वाइट है, ऐसे येलो है, ऑरेंज है, पिंक है, सारे। तो इसी प्रकार यदि आप अपनी कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का वजन मापेंगे, यानी कि सभी का वजन आप तौलते हैं, तो आपको बाहर के मापकों का एक संग्रह प्राप्त हो जाएगा जो पुनः आंकड़े ही है, ठीक है। जैसे किसी का 10 किलो है, किसी का 15 किलो है, ऐसे कुछ भी 20 किलो है, 25 किलो है, जो भी। तो ये क्या है? एक तरह के आंकड़े हैं, है ना। तो आंकड़ों की जो परिभाषा है वो आपकी किताब में क्या दे रखी है, देखिए आप, ये दे रखी है तथ्यों, यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेनी है, तथ्यों, संख्याओं, मापनों, प्रेक्षणों या वस्तुओं के अन्य विवरणों के संग्रह जो हमें उन वस्तुओं के विषय में सूचना प्रदान करते हैं, आंकड़े कहलाते हैं। यानी कि आंकड़े क्या है? वस्तुओं के बारे में या विषय के बारे में सूचना प्रदान करते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? आंकड़े कहलाते हैं। अब देखिए, हम सूचनाओं के युग में जी रहे हैं। हम निरंतर अपने सम्मुख नई और रोचक विधियों से प्रस्तुत किए गए आंकड़ों को बड़ी मात्रा में देखते हैं। इस अध्याय में हम ऐसी कुछ विधियों को जानेंगे जिनसे आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही ये भी ज्ञात करेंगे कि इनमें से कुछ विधियों का प्रयोग किस प्रकार आंकड़ों को सही रूप से प्रदर्शित करने या उनकी व्याख्या करने तथा उनसे निष्कर्ष निकालने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए 4.1 क्या कह रही है आपको? ये कह रही है आंकड़ों का संगठन। नव्या और नरेश 2 बच्चे हैं, अपने अपने प्रिय खेल के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसे ये नव्या कह रही क्रिकेट मेरा पसंदीदा खेल है, ठीक है। फिर ये कह रहा मैं क्रिकेट कभी कभी खेलता हूँ, परंतु हॉकी वह खेल है जो मुझे सबसे अधिक पसंद है। यानी कि क्रिकेट तो खेलता है लेकिन हॉकी को ज़्यादा पसंद करता है। फिर मैं सोचती हूँ कि हमारी कक्षा में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। यानी ये कह रही कि नहीं, अपनी कक्षा के अंदर जितने बच्चे उनमें सबसे ज़्यादा क्रिकेट पसंद करने वाले हैं। फिर ये कह रहा मैं निश्चित नहीं हूँ, मुझे ये विश्वास नहीं है कि सारे क्रिकेट खेलते। हम अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल के बारे में किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अपनी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल का पता लगाने के लिए नव्या और नरेश को क्या करना चाहिए? क्या आप उनकी सहायता कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ नरेश और नव्या ने कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर ये पूछने का निर्णय किया कि उनका पसंदीदा खेल क्या है। फिर उन्होंने एक सूची तैयार की, ठीक है। तो देखिए इनकी सूची, नव्या एक सूची दर्शा रही है। ये सूची प्रत्येक बच्चे का नाम है और उसके प्रत्येक बच्चे का पसंदीदा खेल उनके नाम के सामने उन्होंने लिखकर ये सूची बनाई है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये जो सूची है इसे हम कहते हैं, देखिए आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। देखिए पहला तो है प्राथमिक आंकड़े। देखिए प्राथमिक आंकड़े, जो ये आंकड़े हैं अभी आपके सामने हैं, ये प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। फिर दूसरे जो होते हैं, दूसरे प्रकार के होते हैं द्वितीयक आंकड़े। द्वितीयक आंकड़े, तो द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं ये सरकार द्वारा
या किसी संस्था द्वारा प्रकाशित आंकड़े होते हैं अखबारों में, आपने देखा ही होगा, तो वो द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जो हम स्वयं या बिना प्रकाशित आंकड़े भी कह सकते हैं, और हम स्वयं जो एकत्रित करते हैं वो आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। तो देखिए ये जो सारणी है, अब इसके ऊपर ये क्या बात कर रहे हैं कि वह प्रसन्नतापूर्वक कहती है मैंने आंकड़े संग्रहित कर लिए हैं, अब मैं सबसे अधिक लोकप्रिय खेल बता सकती हूँ। तो देखिए अभी हम इसको बताने के लिए बताते हैं, तो कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ ऊपर तो कबड्डी आ रहा, हॉकी आ रहा, फिर कबड्डी ऐसे आ रहा, सितोलिया, तो ये अभी सही तरीके से जमी हुई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए नीचे कुछ अन्य बच्चे उस सूची को देख रहे हैं और आश्चर्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा हम अभी भी सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को नहीं देख पा रहे हैं, इस सूची से हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यानी ये जो तालिका है इससे हम इस सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है इसका सही पता हमें नहीं लग पा रहा है। फिर आइए पता लगाइए। तो देखिए नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस प्रकार एक तालिका बना लेंगे, खेल का नाम, इधर सारे खेलों के नाम हो जाएंगे, यहाँ मिलान चिन्ह और कुल संख्या। ठीक है, तो देखिए जैसे कबड्डी है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, इस तालिका को देखेंगे, कबड्डी खेलने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी। तो हम क्या करेंगे, मिलान चिन्ह कैसे खींचते हैं, 1 2 3 4 खिलाड़ी हो गए। फिर जैसे पाँचों होता है एक तिरछी लाइन से इसको ऐसे मिला देते हैं, तो ये क्या हो गया, 5 मिलान चिन्हों का एक क्या समूह हो गया, तो इसे हम 5 बोलते हैं। फिर 6 है तो अपने एक लाइन और खींच देंगे, 6 हो गया। फिर देखिए ये 6 है तो एक कुल संख्या में कितने लिख देंगे, 6, इस प्रकार। फिर अगला खेल कौन सा है, हॉकी। तो हॉकी 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है, यानी कि 8 बच्चों को हॉकी खेल पसंद है। 1 2 3 4, ये 5वां तिरछा, 6 7, ये 8। ठीक है, और आगे लिख देंगे हम 8। ठीक है, फिर अगला खेल कौन सा है, सतोलिया। तो देखिए सतोलिया या पिट्टू, 1 2 3 4 5 बार है। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 मिलान चिन्ह बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये तिरछा 5, और आगे लिख देंगे 5। फिर अगला है क्रिकेट। तो यहाँ देखिए क्रिकेट कहाँ है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो वापस यहाँ मिलान चिन्ह मिला देंगे, 1 2 3 4 5, ये 6, और आगे लिख देंगे 6। फिर आपके देखिए आगे कौन सा है, बैडमिंटन। तो देखिए बैडमिंटन कहाँ है, 1 2 2 ही है, ये देखिए 2। तो यहाँ हम 2 लाइन खींच देंगे और यहाँ लिख देंगे 2। ठीक है, फिर देखिए फुटबॉल। तो फुटबॉल में देखिए कहाँ है फुटबॉल, 1 ये 2 3 4। तो 4 बच्चों को क्या पसंद है आपके, फुटबॉल, और यहाँ लिख देंगे 4। अब देखिए जो आपके क्वेश्चन है उनको हम हल करते हैं इस सारणी से। पहला एक कह रहा है नरेश और नव्या के कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो जैसे हमारे पास सारणी बनती है और ज़्यादा बार कहाँ है, 8, क्या है 8, तो हम यहाँ लिख देंगे इसका आंसर कि 8 बच्चों को या लोकप्रिय खेल को आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो कौन सा है लोकप्रिय खेल, हॉकी। कौन सा है, हॉकी। फिर उनकी कक्षा में सबसे अधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है, तो हॉकी। ठीक है, तो पहले का आंसर तो आपको ये सारणी बना के बताना है। फिर देखिए तीसरा है अपने कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय खेल को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यानी कि आप अपनी कक्षा में, यानी कि आप जिस भी स्कूल में या विद्यालय में आप अध्ययन कर रहे हो और आपकी जो कक्षा है उसके अंदर आप अपने सहपाठियों से भी इस प्रकार पहुंचकर इस प्रकार सारणी बनाकर आप लोकप्रिय खेल का पता लगा सकते हो। फिर देखिए परी आगे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना चाहती है। जिन प्रश्नों के उत्तरों के लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित करने की आवश्यकता है
उनके सम्मुख तो राइट का चिन्ह लगाना है। और जिन प्रश्नों के उत्तरों, ये आपके पेज नंबर 75 पे हैं अब हम चलते हैं 76 पे। 76 पे आ जाइए पेज नंबर पे। लिए उसे आंकड़ों को संग्रहित नहीं करना पड़ेगा। उनके सम्मुख एक क्रॉस का चिन्ह यानी कि लगाइए। अपने उत्तरों की कक्षा में चर्चा कीजिए। तो उसके कक्षा सहपाठियों के बीच सबसे अधिक लोकप्रिय टीवी शो कौन सा है? तो टीवी शो देखिए सबका अलग अलग होता है, अलग अलग पसंद का होता है और सब अलग अलग टीवी शो देखते हैं। तो इसके लिए आंकड़ों की ज़रूरत होती है। पूछना पड़ेगा कि भाई आपको कौन सा पसंद है, तो यहाँ आपको राइट का चिन्ह लगाना पड़ेगा। ठीक है। फिर भारत ने स्वतंत्रता कब प्राप्त की, यानी कि एक ही दिन प्राप्त की, तो सभी का आंसर एक ही होगा। इसमें आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ आप क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? क्रॉस का चिन्ह। फिर उसके मोहल्ले या बस्ते में कितना पानी नष्ट हो रहा है, तो इसके लिए तो आंकड़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ आपको राइट का चिन्ह लगाना है। भारत की राजधानी क्या है? तो दिल्ली है या नई दिल्ली है, जो तो आपको सभी को पता है। तो इसके लिए आंकड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। फिर देखिए नीचे आ जाइए आप। श्री नीलेश एक अध्यापक है। उन्होंने नववर्ष मनाने के लिए कक्षा में मिठाइयाँ लाने का निश्चय किया। पास की मिठाई की दुकान में जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया, बर्फ़ी और रसगुल्ले उपलब्ध है। वे विद्यार्थियों की पसंद जानना चाहते थे। उन्होंने बोर्ड पर मिठाइयों के नाम लिखे तथा प्रत्येक विद्यार्थी से अपनी अपनी प्राथमिकता बताने के लिए कहा। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक मिलान चिन्ह यानी टैली मार्क, जो अभी हमने ये देखिए नीचे सारणी बने हुए हैं, इन्हें टैली मार्क बोलते हैं, लगाया। और जब वे गिनती 5 पर पहुंची तब उन्होंने पिछले 4 चिन्हों को तिरछी काटती एक रेखा खींचकर इसे इस प्रकार, तो ये 5 मिलान चिन्हों का एक समूह हो गया, अंकित किया। ये पूरी सारणी आ गई। अब देखिए जलेबी, तो देखिए ये तो 5 का हो गया और एक 6, तो यहाँ 6 हो गया। ठीक है। गुलाब जामुन के कितने मिलान चिन्ह है? 5 और 4 9 हो गया। गुजिया के कितने? तो देखिए 5 5 10 और 3 13। तो आपको यहाँ लिखना है 13। कितने लिखने हैं? 13। बर्फ़ी कितने बच्चों को पसंद है? 3 को, तो यहाँ लिखनी है 3। रसगुल्ला कितने को पसंद है? 5 और 2 7, तो यहाँ 7 लिखने हैं। ठीक है। इस प्रकार अब यहाँ आइए पता लगाइए, यानी कि इन प्रश्नों के उत्तर देने आपको, या आपके पेज नंबर 76 पे हैं। मिठाइयों को सही संख्याओं में खरीदने में श्री नीलेश की सहायता करने के लिए उपरोक्त सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि सारणी को पूरा करना है। पहले ये सारणी हमने पूरी कर दी है, 13 3 7 यहाँ और आगे। ठीक है। तो मान लीजिए जैसे प्रत्येक बच्चे को 100 ग्राम मिठाई देनी है, तो जैसे जलेबी लेनी है कितने ग्राम लेनी है, तो 6 बच्चों के हिसाब से 600 ग्राम लेनी है। गुलाब जामुन ये सभी 100 ग्राम देनी है, यानी प्रत्येक मिठाई 100 ग्राम देनी है। तो गुलाब जामुन 9 जनों को 900 ग्राम। इस प्रकार खरीदने में आसानी हो जाती है। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखिए इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कितने विद्यार्थियों ने जलेबी का चयन किया? तो ये तालिका क्या बता रही है? 6 का। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 6। कितने बर्फ़ी को खाली जगह विद्यार्थियों द्वारा चुना गया? तो बर्फ़ी को देखिए 3 विद्यार्थियों द्वारा चुना गया। तो यहाँ आपको क्या लिखना है? 3। क्या लिखना है? 3। फिर देखिए गुजिया को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? तो ये रहा गुजिया सबसे ज़्यादा 13 विद्यार्थियों को, है ना, 13 विद्यार्थियों ने चुना है। तो यहाँ 13 भरना है। फिर देखिए रसगुल्ले को कितने विद्यार्थियों ने चुना है? तो ये रसगुल्ला है और 7 विद्यार्थियों ने है। तो यहाँ आपको क्या भरना है? 7 भरना है। फिर देखिए कितने विद्यार्थियों ने गुलाब जामुन का चयन किया है? तो देखिए गुलाब जामुन कहाँ है? ये रहा। गुलाब जामुन को 9 विद्यार्थियों ने। ठीक है। तो यहाँ आपको क्या भरना है? 9 विद्यार्थियों को। कितने को? 9। श्री नीलेश ने एक कर्मचारी को सारणी में दिए गए विवरण अनुसार मिठाइयाँ खरीद कर लाने का अनुरोध किया। दी गई सारणी से उन्हें सही संख्या में मिठाइयाँ खरीदने में सहायता मिली। फिर देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या दी गई सारणी प्रत्येक बच्चे को सही प्रकार की मिठाई वितरित करने के लिए पर्याप्त है? व्याख्या कीजिए। यदि ये पर्याप्त नहीं है तो इसका विकल्प क्या है? ठीक है। तो ये सारणी पर्याप्त है, क्योंकि यहाँ जिन को जितनी पसंद है वो इसमें आपके सारणी में संख्या पता चल गई। अब उनको उसी अनुसार मात्रा उनको मिल जाएगी। ठीक है। फिर देखिए आंकड़ों को संगठित ऑर्गेनाइज करने के लिए हम एक स्तंभ में प्रत्येक मिठाई का नाम लिख सकते हैं तथा अन्य स्तंभों में उन मिठाइयों को चुनने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिख सकते हैं।
इसके साथ ही मिलान चिन्हों का उपयोग कर सकते हैं। संख्याएँ 6, 9 चुनी गई मिठाइयाँ, जलेबी, गुलाब जामुन की क्रम से बारंबारताएँ यानी कि फ्रीक्वेंसी है जो कि आपने इस तालिका में देखी है। आगे की जो क्लास है या आगे की जो चैप्टर है इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं हम। आगे की क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी क्लासें आपको उपलब्ध हो जाए। थैंक यू।